आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी और उसमें भी पार्लियामेंट। और आज का टॉपिक पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बजट के बारे में। बजट के बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बजट पास कैसे होता है मैं ये बताता हूँ कि बजट की प्रक्रिया क्या है संसद में। तो सबसे पहले बजट है क्या ये समझिए। एक लाइन में अगर मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं तो एक जो फाइनेंशियल होता है, या जो हिंदी में बात करें तो वित्तीय वर्ष जो होता है वो होता है, मान लीजिए जैसे चल रहा है 2024, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, इसको बोलते हैं एक वित्तीय वर्ष या एक फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च तक 2025 तक चलता है। इसका मतलब अभी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। ये क्लियर है? ये कब खत्म होगा? 31 मार्च तक खत्म होगा। गवर्नमेंट को आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अगला फाइनेंशियल ईयर कब आएगा? 25-26 आएगा। कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। तो गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट कुल कितना खर्चा करेगी और गवर्नमेंट के पास कुल कितनी आय आएगी। याद रखिए, क्या है बजट? आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कुल कितना खर्चा करेगी, उसके बदले में गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा। बस इसी का लेखा जोखा है, इसी का जो रिटन डॉक्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड बजट। एक लाइन में समझ में आ जाए तो यही है, ठीक है ना। मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष का कुल कितना खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर कितना है, और दूसरा रेसिप्ट कितना आ रहा है। मतलब एक्सपेंडिचर और रेसिप्ट का जो विवरण है उसी को बजट कहते हैं। 2017 के पहले एक चीज़ थी कि रेल बजट जो है वो आम बजट के अलग से प्रस्तुत किया जाता था, मतलब आम बजट से हट के प्रस्तुत किया जाता रेल बजट को। लेकिन 2017 के बाद गवर्नमेंट ऑफ मोदी जी ने, मोदी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्लब करके एक ही कर दिया। अब एक बजट प्रस्तुत होता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए क्या प्रावधान करता है ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राष्ट्रपति जी सबसे पहले बजट को दोनों सदनों में रखवाएंगे। राष्ट्रपति के बिना रिकमेंडेशन के, याद रखिए, राष्ट्रपति के बिना रिकमेंडेशन के कोई भी ग्रांट। अच्छा, अब ग्रांट क्या है ये एक शब्द भी आप जान लीजिए। जैसे गवर्नमेंट में कई सारी मिनिस्ट्री हैं, हर मिनिस्ट्री को अपने फाइनेंशियल, जैसे मान लिया मैं ही एक मिनिस्ट्री, मान लीजिए मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री हूँ, मुझे इस साल के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उसी को कहते हैं ग्रांट या अनुदान। अनुदान क्या है? हर मिनिस्ट्री को अपने फाइनेंशियल ईयर में खर्चे के लिए पैसा चाहिए, वो पैसे को ही कहते हैं ग्रांट। वो ग्रांट कौन देगा? संसद जब पास करेगा तो उसको भाई वो रिक्वेस्ट करेगा हमें इतना पैसा चाहिए, संसद पास कर दी तो उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक भी रुपए, याद रखिए, गवर्नमेंट को खर्चा करना है तो कौन से खर्चा करेगा? मैंने पिछली वीडियो में बताया, संचित निधि से खर्चा करेगा। और 1 रुपए भी खर्चा करने के लिए उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू, मतलब प्रॉपर एक कानून के तहत पास कराना पड़ेगा। मतलब लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा, फिर जाके वो पैसा मिलेगा। एक बात और, 1 रुपए भी, याद रखिए, नो टैक्स। कोई भी गवर्नमेंट को अलग से टैक्स लगाना है तो प्रॉपर उसको कानून बना के ही लगाया जा सकता है। अब यहाँ जो सबसे मैटर की बात है वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्या है? चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। गवर्नमेंट के खर्चे 2 तरीके के होते हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा। खर्चा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ये हम बात कर रहे हैं बजट के रिस्पेक्ट में, ठीक। गवर्नमेंट का खर्चा एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड, मतलब संचित निधि पर भारित। ये देखिए, भारत की संचित निधि पर भारित का मतलब बोझा है वो, ऐसा समझिए, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। और दूसरा कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। मतलब 2 टाइप के खर्चे हैं, एक तो फिक्स है और दूसरा हम जो निकाल रहे हैं। याद रखिए, एक तो भार है संचित निधि पर और दूसरा संचित निधि से पैसा निकालना। तो भार को बोलते हैं चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, और जो निकाल रहे हैं वो मनी मेड बाय द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है ना। जो चार्ज है वो क्या है पहले समझिए। जो चार्ज है उस पर मतदान नहीं होता, वो फिक्स है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी हर साल जानी है, कहाँ से जाएगी? संचित निधि से जाएगी। लोकसभा राज्यसभा के जितने पीठासीन अधिकारी हैं उनकी सैलरी जाएगी हर साल, कहाँ से जाएगी? यही संचित निधि से जाएगी। इसके अलावा भी यूपीएससी का अध्यक्ष, चेयरमैन, कैग, इन सभी लोगों की जो सैलरी जाती है वो कहाँ से जाती है?
संचित निधि से। अब हर चीज़ को आप लोकसभा में पास तो नहीं कराना चाहेंगे, तो याद रखिएगा दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड और दूसरा एक्सपेंडिचर मेड। चार्ज्ड क्या है? संचित निधि पर भारित जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी सैलरी, राष्ट्रपति की सैलरी, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष, चेयरमैन और सभी सदस्यों की सैलरी, कैग की सैलरी, उपाध्यक्ष की सैलरी, याद रखिए राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की, इन सबकी सैलरी संचित निधि पर भारित होती है, चार्ज्ड होती है। इसको गवर्नमेंट में पास नहीं, मतलब इसके लिए कोई पास का वो नहीं है कि गवर्नमेंट जाके इसको भी आप संसद में पास कराएं, ये पास नहीं किया, इस पर मतदान नहीं हो सकता। याद रखिएगा किस पे मतदान नहीं हो सकता? एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि पर जो भारित है, जिन लोगों की सैलरी आनी फिक्स है, उसके लिए मतदान की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड है उस पे मतदान नहीं होता। मतदान किस पे होता है? संचित निधि से पैसा निकालना है, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दी संचित निधि, अगर वहाँ से पैसा निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखिएगा उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संसद से कानून बना के कानून के तहत उसको निकालना पड़ेगा। अब मैं जो मेन चीज़ है, कोई भी बजट 6 चरणों से गुजरता है, एकदम इसको रट डालिए, ये बार बार आता है। कोई भी बजट कितने चरणों से गुजरता है? 6 चरणों से, या देयर आर 6 स्टेप। सबसे पहला प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूंगा और उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, जितनी ज़रूरी है वो चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। दूसरा जनरल डिस्कशन ऑन द बजट, तीसरा स्क्रूटनिंग बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी, चौथा वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अच्छा, आप ग्रांट का मतलब तो समझ गए ना, हर मिनिस्ट्री को अपने फाइनेंशियल ईयर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, उसके लिए वो गवर्नमेंट से बोलेगी भाई दो पैसा, गवर्नमेंट क्या करेगी? संसद के तहत जो कानून बना है उसके तहत निकालेगी और उनको पैसा दे देगी, इसी को बोलते हैं ग्रांट्स। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, भाई कोई भी ग्रांट है, अब जैसे मिनिस्ट्री ने मुझसे पैसा मांगा तो मैं ऐसी थोड़ा ना दे दूंगा, एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू दूंगा। याद रखिएगा एप्रोप्रिएशन बिल को पास कराया जाता है, एप्रोप्रिएशन एक्ट कहते हैं उसको। और छठा हो जाता है पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। अब मैं 1 बाय 1 सबके बारे में बताता हूँ और इसके साथ ही खत्म हो जाएगा बजट। एक और वीडियो इसके बाद की बहुत ज़रूरी है जो ग्रांट पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ग्रांट का मतलब तो समझ गए होंगे अब आप ना, ठीक है। चलिए, सबसे पहला होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। सबसे पहले आमतौर पे पहले तो अलग डेट में होता था, अब 1 फरवरी को, कब? 1 फरवरी को, हर साल के 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में। याद रखिएगा हर साल की 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में। संसद में कहाँ? सबसे पहले लोकसभा में, क्योंकि याद रखिए बजट जो है वो प्रिविलेज है किसका? लोकसभा का। तो बजट सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। सेम डे में जैसे ही लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रस्तुत करते हैं, जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हो जाती है तो सेम बजट को रखा जाता है किसमें? राज्यसभा में यही बजट को रखा जाता है सेम डे में। ये कंडीशन की बात है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अब बजट पर जैसे ही वो हो गया उसके बाद ये बजट क्या होता है? सामान्य चर्चा के लिए दोनों सदनों में रखा जाता है, जनरल डिस्कशन, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, प्रेजेंटेशन के कुछ दिनों बाद, ऐसा नहीं कीजिए कि आज प्रेजेंटेशन हुई, पहले लोकसभा में होगी, फिर कहाँ चला जाएगा? उसी डे में, सेम डे में राज्यसभा में। उसके बाद 1-2 दिन बाद, कुछ दिन बाद इसको रखा जाता है दोनों सदनों में जनरल बातचीत के लिए, डिस्कशन के लिए, ठीक है ना। जनरल डिस्कशन होता है कुछ दिन के लिए, फॉर फ्यू डेज, 2-3 दिन डिस्कशन होता है कि यार ये है, वो खर्चा कर रहे हैं, ऐसा खर्चा कर रहे हैं, वैसा खर्चा कर रहे हैं। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होता है स्क्रूटनिंग बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी। 24 डिपार्टमेंटल कमेटी हर मिनिस्ट्री के हिसाब से, हर मिनिस्ट्री को जितना पैसा चाहिए उसको बोलते हैं ग्रांट। डिपार्टमेंटल कमेटी कितनी है? याद रखिए 24 डिपार्टमेंटल कमेटी क्या करेगी? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट एग्जामिन करेगी, ये याद रखिएगा, एग्जामिन करेगी क्या? ये जो गैप का पीरियड है, कुछ जैसे होता ना कि सबसे पहले बजट प्रस्तुत हो गया, उसके 1-2 दिन बाद क्या हुआ? जनरल डिस्कशन हुआ, उसके बाद फिर रुक जाता है सेशन, उसके बाद फिर स्क्रूटनिंग होती है। किस चीज़ की स्क्रूटनिंग? बजट के एक एक ग्रांट, हर मिनिस्ट्री जो पैसा मांगी उसका थॉरली ग्रांट, उसको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है डिपार्टमेंटल कमेटी द्वारा, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा वोटिंग ऑन द ग्रांट्स। अब भाई डिपार्टमेंटल कमेटी ने अच्छे से पढ़ के सभी ग्रांट को सही तरीके से बना लिया कि हमें इस डिपार्टमेंट को इतना चाहिए, वो इतना चाहिए। अब बात उसकी वोटिंग की आती है, सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे वोटिंग जो होगी डिमांड पे, ये लोकसभा में होगी, ना कि राज्यसभा में। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको धन विधेयक के बारे में पता है, लेकिन मैं बता दूँ
बजट पे याद रखिएगा, ग्रांट पे, जो भी अनुदान पे अगर कोई वोटिंग होगी तो ये किसका प्रिविलेज है? लोकसभा का। तो ये कहाँ पे जाएगा? लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। वोटिंग डिमांड्स एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है लोकसभा का। इसको एक एक मिनिस्ट्री के हिसाब से उस पर क्या होता है? चरण में मतदान भी होता है। और जब मतदान होगा तो ऐसा नहीं कि मतदान सीधे सीधे हो जाता है, अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो उस पर कटौती भी हो सकती है। तो इसी वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ही स्टेप में होता है कटौती, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। 3 तरीके के कट मोशन होते हैं, 3 तरीके के कटौती प्रस्ताव इसी चौथे चरण में होते हैं। वो कौन कौन सा? आपको इसको रटना नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर इस ग्रांट से लोग डिससेटिस्फाइड हैं तो पॉलिसी कट मोशन 1 रुपये का, मतलब जो भी ग्रांट हुई है उसमें 1 रुपये का कट कर देंगे। इसका मतलब वी आर डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिसी। ठीक है, आपकी जो भी नीड है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं, 1 रुपये का क्या कर दिया? कटौती कर दिया। दूसरा होता है मतलब पॉलिसी कट में 1 रुपये की कटौती, इकोनॉमिक कट में एक सर्टेन अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट की कटौती हो जाएगी। और तीसरा होता है टोकन मनी, इसमें 100 रुपये की कटौती की जाती है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। कौन सा? सबसे पहला पॉलिसी कट मोशन, आप इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, और आप जब हिंदी में लिख रहे होंगे तो आप मेंस में भी ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिसी कट मोशन। दूसरा इकोनॉमिक कट मोशन, और तीसरा टोकन कट मोशन। कोई शर्म नहीं, आप आराम से लिखिए। ठीक है ना, इकोनॉमिक कट मोशन, ये मेंस की मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप मेंस में आता है और हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो आप ये तो नहीं थी कटौती, ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन पॉलिसी कट मोशन 1 रुपये की कटौती, इकोनॉमिक कट मोशन स्पेसिफिक कोई फिक्स अमाउंट हो गया उसकी कटौती, टोकन कट मोशन 100 रुपये की कटौती। तो ये है कटौती प्रस्ताव। ठीक है ना, ये कुल मिला के डिससेटिस्फैक्शन का एक वो होता है। उसके बाद अगला आ जाता है पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। अब बताइए, संचित निधि से एक 54 रुपये निकालना हो तो किसके थ्रू निकाला जाएगा? एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू निकाला जाएगा। ठीक है, जितनी भी ग्रांट्स हैं, हर मिनिस्ट्री की ग्रांट को जब पास कराना है तो किसके थ्रू निकाला जाएगा? एप्रोप्रिएशन मेड। ठीक, एक 54 रुपये नहीं निकाल सकती बिना एप्रोप्रिएशन बिल के। इसका मतलब संचित निधि से पैसा निकालना है तो किसके थ्रू निकलेगा? एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट जो है वो जब बिल पास कराती है, ये सब करने में काफ़ी टाइम लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन। भाई देखिए, पहले दिन बजट पे चर्चा हुई, ध्यान से सुनिएगा, पहले दिन बजट पे चर्चा हुई तो 3 दिन का गैप हो गया, उसके बाद सप्ताह का गैप होता है, उसके बाद 2-3 सप्ताह का गैप हो जाता है। कौन सा? डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्क्रूटनी कमेटी, उसको रिव्यू करती है, फिर उस पर पास होगा। ये सब करते करते टाइम बीत जाएगा ना। तो गवर्नमेंट के पास भाई 1 अप्रैल के आगे, ऐसा तो है नहीं कि 1 ही अप्रैल पे सब कुछ हो जाएगा, टाइम लगता है 2-3 महीने का। तो 1 अप्रैल से आगे गवर्नमेंट को अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे की तो ज़रूरत होगी ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? वोट ऑन अकाउंट, मतलब पहले से ही कुछ पैसा एडवांस निकाल लेती है। आगामी वित्तीय वर्ष के खर्चे के लिए एडवांस अमाउंट को पास करा लेना कहलाता है वोट ऑन अकाउंट के। मतलब हमें ये पैसा चाहिए लेकिन हम एडवांस ले ले रहे हैं, क्योंकि अभी जितना भी ये सब एप्रोप्रिएशन बिल है या विनियोग विधेयक, विनियोग क्या है? जितने भी ग्रांट्स हैं वो किसके थ्रू जाएंगे? विनियोग विधेयक के थ्रू जाएंगे। ये विधेयक प्रॉपर पास होता है, लोकसभा में जाएगा, फिर आगे जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करेगा, तब जाके वो एक्ट हो जाता है। याद रखिएगा, इस पर राष्ट्रपति भी साइन करता है। और एडवांस में जो पैसा चाहिए उसके लिए क्या होगा? 1 अप्रैल के बाद से पैसा एडवांस को, भाई तुरंत तो बिल पास नहीं हो जाएगा, 1 अप्रैल को ही सारा बिल पास हो जाए, नहीं, टाइम लगता है। तो उस 1 अप्रैल से आगे तक के लिए कुछ एडवांस चाहिए, वो एडवांस को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। अगला आ जाइए, पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। लास्ट स्टेज है, छठा स्टेज, कि बिल पास कैसे होता है। तो अब इसके बाद जितने भी फाइनेंशियल बिल है सबको रखा जाता है। अगर बात की जाए फाइनेंशियल बिल की तो याद रखिएगा, प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट ऑफ 1931 कहता है कि जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं वो 75 दिन के भीतर में, ये यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीपीसीएस में भी आ सकता है। एक तो आपको पता होना चाहिए ये अधिनियम 1931 का है। दूसरा, ये अधिनियम कहता है कि जितने भी वित्त विधेयक हैं वो कितने दिन के भीतर में पास होने चाहिए? 75 दिन के भीतर में पास हो जाने चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुल 6 स्टेप हैं बजट के पास होने के। अगली वीडियो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रांट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रांट, और वहीं से प्रश्न आ जाता है। उसके बाद ये पूरा पार्लियामेंट ख़त्म, फिर हम लोग शुरू करेंगे। तुरंत पहले 2 दिन में मैं इसको ख़त्म करूँगा। इसके बाद वाले जो टॉपिक है, जैसे कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार में आ जाएगा, हाई कोर्ट एक बार में आ जाएगा, हो गया। जैसा हाई कोर्ट उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ आर्टिकल का फेयर है, थोड़ा बहुत 1-2 लोगों की एक्सक्लूसिव, मतलब जैसे होता है ना कि काम करने का शैली तो सेम ही है, लेकिन
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पावर का कंपैरिजन मैं अलग से कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़रूर देखते रहिए मानस पांडे को।